तो हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी औलाद जो है वो पढ़ लिख कर लायक बने, और इसके लिए माता पिता दिन रात जी जान से लगे रहते हैं। तो ऐसे ही एक माता पिता की इकलौती संतान जो कि एक बेटी होती है, वो खुद पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन बेटी के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी भी पढ़ने लिखने में ठीक थी, तो उसको पढ़ने के लिए वो ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं, बाहर भेजते हैं, और 5-6 सालों बाहर रहकर पढ़ाई करती है। मगर अफसोस कि वो कुछ कर नहीं पाती है। एक दिन वो घर आकर बैठ जाती है, लेकिन जो कर्जदार थे वो अब इन लोगों को परेशान करने लगते हैं। और जब वो उस बेटी को देखते हैं तो उसकी जवानी उनके आंखों में खटकने लगती है। वो सोचते हैं अब इसी से ही अपना पैसा वसूलते हैं। और दोस्तों फिर वो बेटी वो कर्जा चुकाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन जो सूदखोर होते हैं उनका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक लड़की जिसका नाम दीपा होता है, जो कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। हालांकि उसके माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। लेकिन दीपा पढ़ने लिखने में ठीक थी, तो इसके लिए उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वो गांव के पास के स्कूल से 12वीं पास करती है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए अपने शहर जाती है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जाती है। तो उसके माता पिता कर्ज पे लेकर उसको एक स्कूटी खरीद देते हैं, और जिसकी किस्त तब तक वो भरते रहे जब तक कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, इलाहाबाद जाना चाहती हूँ, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए खर्चों की जरूरत थी। वहां जाकर वो बीएड की पढ़ाई करना चाहती थी, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। उसके पिताजी ने कहा, जिनका नाम राम अवध होता है, कहते हैं बेटा तुम पैसों की चिंता मत करो और तुम जो है बाहर जाकर पढ़ाई करो। लेकिन उनको एक बात की और चिंता थी, चूंकि जो दीपा थी वो जवान हो चुकी थी, उसकी उम्र 21 साल की हो चुकी थी। तो वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी के बहकावे में आ जाए और किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। क्योंकि उसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी उस गांव की, उसकी उम्र की, उनकी या तो शादी हो चुकी थी या जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनके रोज नए नए किस्से सुनाई पड़ते थे, और कि फला वहां पर पकड़ी गई, फला उससे बात करती है। तो यही सब चिंता जो है दीपा के माँ बाप की भी जायज थी। लेकिन दीपा जो थी उसने भी अपने माँ बाप के भरोसे को कभी तोड़ा नहीं था। सीधा वो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आ जाती थी। कभी सुनाई नहीं पड़ा कि वो किसी से कहीं पर बात करती है। अगर कहीं उसको जाना होता अपने किसी फ्रेंड के घर, तो बाकायदा उसका नाम बताती, उससे बात करवाती, और फिर टाइम पर जाती, टाइम पर चली आती थी। तो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। लेकिन जब वो बाहर जाने की तैयारी करती है, उसके पिताजी जाते हैं एक सूदखोर के पास जो कि ब्याज पर पैसे देता था। उससे सारी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि मुझे 40-50 हजार रुपए दे दीजिए, मेरी बेटी जो है बाहर पढ़ने जाएगी, आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। वो दोस्तों 5% के दर के हिसाब से उन्हें 50 हजार रुपया दे देता है, और कहता है कि पैसे तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक एक पैसा मैं जोड़कर ले लूंगा। देते टाइम ये मत कहना कि मेरी फला मजबूरी है। वो कहते हैं आप टेंशन मत लो, मुझे बेटी पर भरोसा है, नौकरी लग जाएगी, आपके पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जो सूदखोर था वो गारंटी के रूप में उनके 1 बीघे की जमीन की कागजात अपने पास रख लेता है। उनके पास मात्र 1 ही बीघा जमीन थी, उसका कागज वो अपने पास रख लेता है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास थी। तो इस तरीके से वो पैसे दे देता है। दीपा जो है वो प्रयागराज चली जाती है, वहां पर अपना एडमिशन कराती है। वहां जाने के बाद वो बीएड में एडमिशन लेती है, उसके बाद वो पढ़ाई करने लगती है। अब कुछ दिन वो घर पे रहती, उसके बाद यहां पर आती। धीरे धीरे उसकी बीएड की पढ़ाई कंप्लीट होने को होती है। लेकिन इन 3 सालों में उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। लेकिन किसी से उसने ना तो प्यार किया और ना ही कभी ऐसी कोई बात सामने आई। कुछ लोग ऐसे थे जो उससे दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाए, लेकिन 5G के जमाने में जो दीपा थी वो एक 2G के समान की लड़की थी, जो कि बहुत सीधी सादी भोली भाली थी। लोग उससे कुछ और मतलब के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गलती तो कहते कि यार इस ऐसी लड़की को तो बहन बना लेना ही सही है। फिर वो उसे दीदी दीदी कहने लगते। वो जो है इसी में खुश रहती। लेकिन एक लड़का जिसका नाम रमाकांत होता है, जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा था, घर से भी वो ठीक ठाक था, वो जो है दीपा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। दीपा से वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, लेकिन दीपा उसे इग्नोर करती है। वो कहता है यार तुम कैसी लड़की हो, क्या तुम बुढ़ापे में प्यार करोगी? वो कहती है कि प्यार तो मैं करती ही हूं। कहता है किससे? तो कहती है माँ बाप से प्यार करती हूं। वो कहता है यार अजीब सी बात है, इसीलिए जो है तुम्हें लोग दीदी दीदी ही कहते हैं, तुम उसी के लायक हो। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो इसी में खुश हूं। लेकिन दोस्तों, जो रमाकांत था वो आसानी से मानने वाला नहीं था।
फिर जब भी वो मिलता उसे बहलाने की कोशिश करता। उससे कहता है कि यार कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी के बाहों में आऊं, किसी के गले लगूं, किसी से प्यारी प्यारी बातें करूं। वो कहती है कि मन तो करता है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद ये सब कर लेंगे। तो रमाकांत कहता है कि मुझसे ही शादी कर लो। वो कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करना पड़ेगा। वो कहता है अगर तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा तो क्या तुम तैयार हो जाओगी? फिर उसे देखती है, कहती है देखने में तो इतने बुरे लग नहीं रहे हो कि तुमसे मैं शादी ना करूं, देखी जाएगी। और दोस्तों उसके बाद फिर वो लाख कोशिश कर लिया लेकिन दीपा ने उसे भाव नहीं दिया। उसे क्या, किसी को उसने कभी भाव नहीं दिया। वो अपने पढ़ाई पर लगी रही, लेकिन दोस्तों बीएड भी कंप्लीट हो गया। अब नौकरी के लिए वो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी कहीं नौकरी लगती नहीं है। इधर जो ब्याज पर पैसे हर साल चूंकि वो कुछ ना कुछ लेते थे, तो 1-1.5 लाख रुपया उन्होंने तो लिया और ब्याज के रूप में भी उसका डबल हो गया, करीब 3 लाख रुपए के आसपास हो गया। तो एक दिन जो सूदखोर था जिसका नाम अजीत होता है, उनका वो बेटा था, वो आकर कहता है कि चाचा ऐसी बात है कि अब तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो जमीन की कीमत से ऊपर जा रहा है, तो एक दिन आकर अपनी हिसाब कर लो और उसके बाद जो जमीन का पैसा है, जमीन की कीमत काट के बाकी जो बचता है वो आप पैसा दे दीजिए या फिर गारंटी के लिए कुछ और रखिए। अब इतना सुनते ही जो दीपा की मां थी वो रोने लगती हैं। फिर वो दीपा से कहती हैं कि कब तेरी नौकरी लगेगी और हम लोग इतना परेशान हैं, कब तू पैसे चुकाएगी? और इस तरीके से हम लोग इतने कर्जदार हो गए हैं। दीपा को वो आधी ही बात बताते थे कि फला रिश्तेदार से पैसे ले रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते थे कि हमने ब्याज पे पैसे लिया है। जब दीपा ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है। उसके बाद वो भी समझ जाती है कि नौकरी इतनी जल्दी तो लगने वाली है नहीं। वो जो है घर पर आ जाती है कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप को समझाने के लिए कि आप लोग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश में लगी हूं। लेकिन दोस्तों जब घर पर आ जाती है तो उसे पता था कि इतनी जल्दी नौकरी लगने वाली है नहीं। 2 दिन के बाद अजीत भी आ जाता है और कहता है चाचा आप तो आए नहीं, लेकिन मैं आपका हिसाब किताब बनाकर ले आया हूं, आप इसको समझ लीजिए। वो कहता है कि कुल मिलाकर करीब 3 लाख रुपए हो गए, 2.5 लाख आपके जमीन का काट दे रहा हूं, 50,000 रुपए अभी भी मेरे आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो 50,000 रुपया दे दीजिए या फिर गारंटी के रूप में कुछ और रखिए। अब हम जो है आगे और मोहलत नहीं दे सकते। अब जो राम अवध थे वो समझ जाते हैं कि इनसे बचने का कोई रास्ता है नहीं। बेटी भी घर पर आकर बैठ गई है। अभी तक तो वो लोगों से डींगे मारा करते थे कि मेरी बेटी पढ़ रही है, नौकरी लग जाएगी, वो लोगों से चर्चा करते रहते थे। लेकिन अब वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर वो कहते हैं कि ऐसा है कि मेरी जमीन की कीमत तो करीब 4-5 लाख रुपए है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कर्जा जो है 3 लाख रुपए है, उसी के अंडर में मेरी जमीन आप रख लो, लेकिन मुझे कर्जा मुक्त कर दो। अब मैं और कुछ देने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी मजबूरी को समझो। लेकिन वो पुरानी बात याद दिलाता है कि चाचा मैंने कहा था कि पैसे देते वक्त मैं कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, तो ये सब बेकार की बातें मत करो, आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। तभी वहां पर दीपा आ जाती है उसके सामने। जैसे वो दीपा को देखता है ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है और फिर उसका यौवन उसके आंखों में खटकने लगता है। वो अलग ही हथकंडा आजमाता है। तो वो कहता है चाचा ऐसी बात है कि मेरा एक स्कूल है, उसके पिताजी का एक स्कूल था जो कि 8वीं तक था, प्राइवेट स्कूल था। वो कहता है कि अगर ये मेरे स्कूल में आकर पढ़ाती हैं तो लोगों को तो मैं 5,000 देता हूं, इनको मैं 7,000 रुपए दे दूंगा और इस तरीके से 1 साल के अंदर ये 50,000 रुपए आपके चुकता हो जाएंगे। अब राम अवध जो है वो दीपा से पूछते हैं। दीपा कहती है ठीक है मैं पढ़ा लूंगी। हालांकि वो चाहती थी कि 1 साल और जाकर वो कहीं पे रहे, तैयारी करे, लेकिन अब घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि इसके बारे में वो ज्यादा सोच सके। वो मजबूरन उसके स्कूल में चली जाती है पढ़ाने के लिए। अब दोस्तों जो अजीत था अपने स्कूल का मैनेजर था, वो एक ऑफिस बनाकर उसी में बैठता था। तो दीपा को एक दिन अपने पास बुलाता है। जब 2-4 दिन बीत जाते हैं उसको पढ़ाते हुए, तो कहता है कि ऐसा है 5-6 साल तक तुम बाहर रही हो, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो होगा। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहता है कि यार 5-6 सालों में कभी कोई बना भी होगा, मान लिया आज तुमने छोड़ दिया है। वो कहती है नहीं ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई। अब वो उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी सैलरी हम जल्द ही बढ़ा देंगे। उसके बाद वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहता है यार क्या कर रहा हूं तुम समझ सकती हो, लेकिन वो वहां से चली जाती है। अब वो जब 2-4 दिन ऐसे ट्राई करता है, समझ जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। तो एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी, उसे किसी काम से ऑफिस बुलाता है और फिर उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। फिर वो किसी तरीके से उससे अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागती है और फिर वो घर आ जाती है। अब घर आकर वो रोने लगती है, सोचती है इतने भी बुरे दिन आ जाएंगे।
मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर अगले दिन से वो स्कूल नहीं जाती है। उसकी माँ पूछती है कि बेटा स्कूल नहीं जाना। वो कहती है तबीयत खराब है मम्मी। अब वो सोचती है कि क्या करूं, पुलिस में जाती हूं तो वैसे भी इतनी बदनामी होगी मेरी, और क्या पता कोई कार्रवाई हो या ना हो, माँ बाप को बताऊंगी तो वो लोग, उनकी कमर और टूट जाएगी, इसीलिए किसी से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप गुमसुम सी रहने लगती है। ये समझिए कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो अपनी जान देने के बारे में सोचने लगती है। अब दोस्तों इसी उधेड़बुन में वो लगी हुई थी कि तभी एक दिन रमाकांत उसका घर का पता पूछते पूछते उसके घर पर आता है, और फिर उसका घर देखता है, उसके माँ बाप को देखता है, घर की स्थिति देखता है, तो वह हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि कम से कम इतने बुरे कंडीशन में तो वो लोग नहीं रहते होंगे। फिलहाल वो कहता है कि मैं दीपा के साथ पढ़ता था, उससे मिलना चाहता हूं। वो लोग दीपा को बुलाते हैं। दीपा जो है चूंकि हमेशा अंदर ही रहती थी, क्योंकि अक्सर लोग पूछने वाले आ जाया करते थे कहां तक पढ़ी, क्या हुआ, कब नौकरी करोगी, तो इसीलिए वो घर में ही रहती थी। वो जो है बाहर आती है, रमाकांत को देखती है, हैरान हो जाती है, कहती है तुम यहां पर कैसे। तो वो कहता है कि पहले ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। कहती अभी तो नहीं हुई है। क्यों। वो कहता है कि फिर मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, और बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को समझा कर आया हूं, उनसे जो है बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जो है एक साइड इंस्पेक्टर बन चुका हूं। 2 महीने पहले मेरी नौकरी लगी है, और मेरी 6 महीनों के अंदर शादी होगी, मुझे करनी ही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूं, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो कहता है कि सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूं। वो कहती है कि मेरे घर की स्थिति देख रहे हो, मेरी हालत देख रहे हो, कैसी बात कर रहे हो तुम, उसके बावजूद तुम करना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो बस तुम दिखाई दे रही हो। मैं तुम्हें चाहता हूं, बहुत उम्मीद से आया हूं, तो प्लीज जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना, क्योंकि मुझे याद है तुमने कहा था कि मैं इतना बुरा तो नहीं लगता हूं। अगर तुम्हारे माँ बाप इजाजत देंगे तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तो मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। वो कहती है कि मेरे पापा से ही बात करनी पड़ेगी तुम्हें। फिर दोस्तों बातचीत होती है, वो इस शादी को रजामंदी देते हैं। दोस्तों आज के जमाने में जब नैतिकता का पतन हो चुका है, तो अच्छा संस्कार भी किसी धन दौलत से कम नहीं है। दीपा एक सच्ची लड़की थी, संस्कारी थी, और रमाकांत ये बात जानता था कि दीपा जैसी लड़की उसके जीवन को स्वर्ग बना सकती है। तो जब उसकी नौकरी लग गई, इंस्पेक्टर बन गया, तो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे। तो रमाकांत ने अपने घर वालों से बात की कि मैं एक लड़की को जानता हूं, अगर वो मुझसे शादी करने को तैयार होगी तो आप लोग उससे मेरी शादी करवा देना, वरना आप लोग जहां कहेंगे वहां तो शादी करनी ही है। और यही सोचकर वो दीपा को ढूंढने के लिए निकलता है, और शायद ऊपर वाले ने उनकी जोड़ी लिख रखी थी, वो उन दोनों को मिला देता है। मई 2023 में इन दोनों की शादी होती है, और आज ये दोनों बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है। दोस्तों अब दीपा जो है आगे की पढ़ाई कर रही है, उम्मीद है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। उसके माता पिता भी इस रिश्ते से खुश हैं। हालांकि उनकी जमीन चली गई, लेकिन फिलहाल उनके बेटी के जो संस्कार थे वो नौकरी से कहीं ज्यादा कीमती थे। दोस्तों ये रही कहानी। आज दीपा जैसी लड़कियां कितनी बची हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए।